नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पियाजे की जो थियरी है। तो पियाजे की जो थियरी है वो कौन सी है? तो पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसका पूरा नाम है। हम इस थियरी को आज डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको नोट्स बना लीजिए, या तो आप एक दो बार वीडियो भी देखेंगे तो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे कॉग्निशन की बात कह रहा है कि कॉग्निशन किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉग्निशन। तो कॉग्निशन इज अ प्रोसेस इन विच सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉल, रिटेंशन, रीजनिंग। मैंने कुछ तथ्यों को यहाँ पर लिख दिया है, आप और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत हो। सिंपल भाषा में कहें तो जो मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, वही क्या होती है आपकी, वही आपकी होती है कॉग्निशन। सो कॉग्निशन इज़ अ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। ठीक, अब उसमें इमेजिनेशन भी आता है, इंटेलिजेंस भी आती है, थिंकिंग भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, वेरियस चीज़ें आती हैं। तो इसमें ये सारी मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। अब ये जो पियाजे की थियरी है इसको हम क्यों कहते हैं, तो इनकी थियरी का मेन नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनकी पूरी थियरी का नाम है। तो नाम क्या है इनकी थियरी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये दिया किसके द्वारा गया है, जीन पियाजे। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे एक कौन है, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ ही अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने की टर्म्स को दिया है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि पहला कॉन्सेप्ट है आपका एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन क्या होता है, तो एडेप्टेशन जिसको अनुकूलन, हिंदी में मैं इसलिए आपको नहीं कहूँगी चीज़ों को याद करने को क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी के बहुत सारे टर्म्स सेम हो जाते हैं। अनुकूलन हो गया, समायोजन हो गया, तो बेटर है कि आप इंग्लिश वर्जन याद करिए। तो देखिए एडेप्टेशन क्या है, इन्नेट टेंडेंसी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं कि जैसा हमारे चारों तरफ पर्यावरण आता है उसके अनुसार जब हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को अनुकूलित कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन के अंदर भी हम दो पार्ट्स को पढ़ते हैं, क्लियर। तो एडेप्टेशन के अंदर देखिए हम कितने पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो पार्ट्स को पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, तो सबसे पहला हमारा है एसिमिलेशन और दूसरा है हमारा एकोमोडेशन, क्लियर। फर्स्ट हमारा क्या है, एसिमिलेशन, फिर हमारा क्या है, एकोमोडेशन है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक काम करती हूँ, कैमरा हटा देती हूँ, आप लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, तो आप समझ लीजिए फिर उसके बाद। तो एसिमिलेशन क्या है कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को एसिमिलेट करते हैं, मतलब कि जब कोई नई नॉलेज आपके सामने आती है, ठीक, कोई भी नई नॉलेज है जब आपके सामने आ रही है, तो वो क्या है कि आपकी एसिमिलेशन, कि आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, पियाजे कि आपको इनके बारे में, थियरी के बारे में नहीं पता। अब आपने इनकी थियरी को पहले नहीं पढ़ा है, आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के बाद पियाजे के बारे में हो सकता है कि आपकी कुछ बेसिक जानकारी समझ में आई हो कि एसिमिलेशन होता है, या ऐसे ऐसे टर्म्स इन्होंने दिए हैं, क्लियर। लेकिन आगे आपसे कोई क्वेश्चन पूछते पेपर में जो है तो पियाजे से ही, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है या आपको उसके सिमिलर लगा, तो आगे जाके आप बहुत चांस है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर न्यू की बात करेगा, नई सीखी गई ज्ञान की बात करेगा, तो हमेशा एसिमिलेशन होता है, ठीक। इसमें उन मेंटल ऑपरेशंस को लेते हैं। और एकोमोडेशन में क्या है कि जब आपने उन चीज़ों को पढ़ा, ठीक, उसके बाद नई चीज़ें आई, उसमें अपडेट कर दिया, उसमें कुछ क्या कर दिया, जोड़ दिया अपने से, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया। तो अगर कभी भी ऐड ऑन करने की बात आएगी, ऐड करने की बात आएगी, तो हमेशा एकोमोडेशन होगा। एक इजी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर आप बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, अगर उसने, आपने बताया कि देखो जिसके भी चार पैर होते हैं, ठीक, वो क्या है, वो कुत्ता, जानवर जो है कुत्ता होता है। उसने कुत्ते को आपने दिखा दे कि देखो इसकी एक पूंछ है, चार पैर हैं, ऐसा ऐसा है, ठीक। तो जब बहुत चांसेस है कि जब कुत्ता जो है बिल्ली को भी अगर देखता है तो उसको वो भी क्या कहेगा, कुत्ता ही कहेगा, कहेगा ये क्या है, ये छोटा कुत्ता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो बिल्ली है। तो उसने क्या किया, पहले एसिमिलेट कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई थी उसके आधार पे उसने सही बताया, बट फिर आप वहाँ पे उसको अपडेट करेंगे कि बेटा ये कुत्ता नहीं, ये जो है बिल्ली है, ये उससे अलग है, ठीक। तो जब उसने ऐसा कर लिया, न्यू नॉलेज में अपडेट कर लिया, तो दैट इज एकोमोडेशन, क्लियर। अब देखिए इक्विलिब्रेशन क्या होता है, जो ये हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की हमने बात करी, ये कंडीशन जो है, पहले तो जब एसिमिलेशन रहता है तब तो ठीक है,
और इक्लिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन, जब सब कुछ सही चल रहा है, आपके पास जो ज्ञान है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके ज्ञान से जो चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं उसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ आपके बीच में दो चीज़ जानते हैं और दोनों का नेचर क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उस केस में जो इक्लिब्रेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाता है और वो स्टेज आ जाती है आपकी डिसइक्लिब्रेशन की। ठीक, तो इक्लिब्रेशन जो है आपका जो एडजस्टमेंट और एसिमिलेशन, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, वो बैलेंस रहता है, और जब नई परिस्थिति आएगी जहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाएगा वहाँ पे आपका कॉग्निटिव डिसइक्लिब्रियम आ जाएगा। इसके बाद एक और तथ्य है जिसको हम कंजर्वेशन के नाम से जान रहे हैं। कंजर्वेशन क्या है कि पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है वातावरण में नए चेंज के साथ, ठीक, कि जो चीज़ें हैं उनको हमको चेंज और कंसिस्टेंसी दोनों को पहचानने और समझने की जो क्षमता है कि ठीक है अब चीज़ों को हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, ये हमारे अंदर ही होता है, जो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आता है, चेंज होता है, उसमें कंसिस्टेंसी आती है। पियाजे ने कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात की। अगर हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, सेट ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और मेंटल एबिलिटीज़, मतलब बहुत सारे मानसिक संगठन और मानसिक प्रक्रियाओं को बताया गया है। और यही अगर मेंटल ऑपरेशन की बात की जाएगी तो ऑपरेशंस आप तभी करेंगे जब आपके सामने कोई समस्या होगी। तो यहाँ सेम प्रॉब्लम पर स्कीमा क्या होता है, ठीक, स्कीम्स और स्कीमा दो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। स्कीम्स क्या है कि जो आपका ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है जो रिपीटेड होता है, जैसे स्कीम हम कहते हैं ना कि इस चीज़ की ये स्कीम है, तो यहाँ पे क्या है कि रिपीटेड पैटर्न होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बिहेवियर का जो आसानी से रिपीट हो जाता है। ठीक, जैसे कि हमारा रूटीन का वर्क है, हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ये सारे काम करते हैं, खाना खाएंगे, तो ये क्या है, हमारे स्कीम्स हैं। और स्कीमा क्या होती है, एक तरीके से आप समझिए कि स्कीमा बेसिक यूनिट होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसकी मेंटल स्ट्रक्चर जिसका जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक, डिसेंटरिंग क्या है कि जैसे सेंटर्ड, आप जानते हैं सेंटरिंग, सेंटर्ड मतलब किसी चीज़ पे आप केंद्रित हो गए कि आपको उसके सिवा कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है, और जब वही डी लग जाता है तो उसका मतलब होता है हट जाना, मतलब कि अब आप किसी चीज़ की सच्चाई को देख पा रहे हैं, रियलिटी को चेकआउट कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी पर सोच पा रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं हो रहे हैं आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ सोच पा रहे हैं, उस चीज़ को सही तरीके से सोच पा रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है 4 स्टेजेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए जो आपके 4 स्टेजेस हैं, इन चारों स्टेजेस को आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि ये चारों स्टेजेस आपसे हर पेपर में पूछता है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, यूपी टेट दें, सुपर टेट दें, केवीएस दें, DSSB दें, तो डायरेक्टली ही आपसे क्वेश्चन प्याजे से आता है। प्याजे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरे ध्यान से सुनिए। तो 4 स्टेजेस हैं, आप भी साथ में बोलते रहिए कौन कौन से हैं वो 4 स्टेजेस। सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज, कौन सा है, सेंसरी मोटर स्टेज, साथ में बोलिए, जिसकी अवस्था 0 से 2 साल, ठीक है, मतलब बर्थ से 2 साल तक है। सेकेंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड क्या है आपका, प्री ऑपरेशनल, पहला सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ है आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल। क्लियर, तो कौन कौन सी स्टेज है, फर्स्ट क्या है सेंसरी मोटर, सेकेंड क्या है आपका प्री ऑपरेशनल, थर्ड क्या है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड द लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। अब अगर हम इनके टाइम की बात करें कि कौन कितने समय का है, तो जब हम बात करते हैं किसके, सेंसरी की, तो ये आपके जन्म से लेके 2 साल की अवस्था को हम कहते हैं। अगर हम प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं तो ये आपके 2 से 7 साल है। क्लियर, अगर कंक्रीट की बात करें तो ये 7 से 11, कहीं कहीं 7 से 12 भी ये दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो ये 11 से लेकर एडोलेसेंस तक की आपकी जाती है। क्लियर, अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की, तो इसके कुछ सब स्टेजेस भी हैं जो अगर आप पीजी में साइकोलॉजी पढ़ते हैं प्याजे में, तब आपको पढ़ना है, या तो जब आप डिटेल में कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं तब, सुपर टेट जैसे हो गया। ठीक, सीटेट में तो आपसे ऊपर तक ही पूछेगा, सब स्टेजेस नहीं पूछता है। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में हमेशा याद रखिए कि जन्म है तो सेंसेस आर द टीचर। कुछ इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको याद रखिएगा। सेंसरी मोटर में सेंसेस आर द टीचर, 0 से 2 साल की अवस्था होती है। इसके साथ ही यहाँ पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज आ जाती है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 तरीके से, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, दोनों आ जाता है स्टेज के अंत होते होते। अब ये
क्या चीज़ होती है भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस? तो देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चे के सामने आपने कोई चीज़ दिखाई, जब बच्चा छोटा होता है तो आपने उसके सामने कोई चीज़ दिखाई, जैसे आपने पेन दिखाया, अब बच्चा इसके लिए रोता है तो आप तुरंत इसको कौवा उड़ा देंगे। उड़ा देने का मतलब क्या, आप कहेंगे बेटा कौवा लेके गया, बच्चा सोचेगा हाँ चला गया, मतलब मेरे आँख के सामने से वो चीज़ हटी, दैट मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस खत्म। बट एट द एंड ऑफ दिस बच्चे को ये समझ में आता है कि कोई कौवा हुआ लेके नहीं गया है, ठीक। इसके साथ ही ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है। अब हम इसके कुछ जो है रिफ्लेक्स एक्शंस, मतलब बच्चा जो भी चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के ही थ्रू करेगा, क्योंकि बच्चा छोटा है तो नॉर्मल सी चीज़ें सकिंग हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को करता है, ठीक। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी, तो इसको अभी आप रहने दीजिए क्योंकि ये आपकी जो है ज़्यादा डीप में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका आप याद रखिएगा। इसके साथ ही एक और इसकी क्वालिटी है, वो है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, कि बच्चा जैसे देखता है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, जैसा देखेगा वो वैसा ही इमिटेट करेगा, वैसा ही कॉपी करेगा। क्लियर? अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज हमारा क्या है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम 2 सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सेंसरी मोटर को हमने देखा, अब हम प्री ऑपरेशनल को देख रहे हैं। प्री ऑपरेशनल को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला पार्ट क्या है, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, सेकेंड है इंट्यूटिव पीरियड। क्लियर? देखिए, जब हम प्री कॉन्सेप्चुअल की बात किए तो हम 2 से 7 साल तक डिवाइड किए हैं, तो पहला 2 से आपका 4 हो गया, उसके बाद 4 से 7 हो गया। तो देखिए, प्री कॉन्सेप्चुअल, पूर्व जो आपका कॉन्सेप्ट बनने के पहले वाला, सिग्निफायर्स, इसमें बच्चे को वस्तु, शब्द, प्रतिमा, ये सब चीज़, मतलब उन्हीं चीज़ों के बारे में वो देख कर सोच पाएगा, जो चीज़ उसके सामने उसको दिखेंगी उन्हीं चीज़ों के बारे में, ठीक। मेंटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे का शुरू होता है इस एज में, ठीक। इसके साथ ही जब इंट्यूटिव में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, बट वो रीजनिंग पूरी तरीके से इलॉजिकल होती है, ठीक है। ये लास्ट में 7 साल के 6 साल 7 साल का बच्चा जो है इलॉजिकल रीजनिंग जो करता है, कि बस शुरुआत ही हुई रहती है, वो भी उन चीज़ों को देख के जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती हैं, दैट मीन्स कंक्रीट चीज़ों को ही देखकर। मैच्योर धीरे धीरे वो होता है। ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में आपसे पूछता है कि रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो किस स्टेज से आता है, तो वो आपके 3rd से आता है। सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल में नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। प्री ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है, मतलब A+B=B+A। बच्चे को ये नहीं पता होता है कि बर्फ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ बनेगा, उसको इस चीज़ का लॉजिक ज्ञान नहीं होता है। क्लियर? इस स्टेज की लिमिटेशन क्या है, तो देखिए लिमिटेशन यही है कि बच्चा जो है एनिमिज्म का गुण होता है, मतलब कि इसकी क्वालिटी भी मानी जाती है और इसका लिमिटेशन भी माना जाता है, दोनों जो है, एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म जो लिखा हुआ है। एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा जो है ना, वो निर्जीव वस्तुओं को भी ट्रीट करेगा एज लाइक लिविंग। जैसे छोटे बच्चे तो ना कि ये मेरी गुड़िया है, इसको भी खाना खिलाओ पहले तब मैं खाऊंगा, उस सेंस में। दूसरा है इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि इगोसेंट्रिक इस स्टेज की एक बहुत बड़ी खासियत के तौर पे भी देखा जाता है कि बच्चा इस समय इगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित वाक का प्रयोग करता है, इगोसेंट्रिक स्पीच जिसको हम जानते हैं, जो कि गिवन बाय प्याजे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इगोसेंट्रिक स्पीच कई बार पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इगोसेंट्रिक स्पीच, जो किसके द्वारा गिवन है, तो ये प्याजे की है, ठीक। और अगर वहीं प्राइवेट स्पीच की बात करें तो एडिशनल में याद रखिए कि वहाँ पे आपको किसका नाम रखना है, वाइगॉस्की का नाम रखना है, ठीक। वाइगॉस्की जिसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे कुछ जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको आप राइट भी कर सकते हैं, या तो आप अगर बहुत तेज हैं तो आप याद दिमाग में भी रख सकते हैं। तो इगोसेंट्रिक स्पीच की बात करें दैट इज प्याजे, एंड अगर आपसे किसकी बात करता है प्राइवेट स्पीच की, तो वाइगॉस्की के साथ आप चले जाएंगे। ये इस स्टेज की क्या है, आपकी क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं 3rd, जो आपका कौन सा है, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल की स्टेज 7 से 12 साल की होती है। देखिए, ये जो थ्योरीज हैं आपकी, ये थ्योरीज लंबी है बट कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप एक बार इनको अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इन क्वेश्चंस को सही सही करके आएंगे। बहुत ज़रूरी है कि फुल कंसंट्रेट होकर के पेशेंस के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन का लेवल भी इतना अधिक है कि अगर आप सोचेंगे कि नहीं तुक्का मार के चले आए तो भाई फिर तो होने से रहा, ठीक। स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल देखिए 7 से 12 साल है, जिसमें ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो सेकेंड लेवल का, सेकेंड स्टेज का प्याजे के
लिमिटेशन था कि रिवर्सिबिलिटी नहीं थी बच्चे के अंदर, अब इस स्टेज में आकर ये उसका गुण हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी क्या है, आ चुकी है। क्लियर? अब देखिए, जो मेंटल ऑपरेशंस है वो कर तो लेते हैं लेकिन हमेशा नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी रीजनिंग करेंगे, बट वो रीजनिंग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। ठीक है, मतलब उन चीज़ों को देख के जो क्या होती हैं, कंक्रीट होती हैं। ठीक, जो कंक्रीट मटेरियल्स हैं सिर्फ उन्हीं ऑपरेशंस को वो कैरी ऑन कर पाते हैं। इसके साथ ही उनके अंदर क्लासिफिकेशन, रिलेशंस और कंजर्वेशन। ठीक, इसके साथ ही आप यहाँ पे ये भी चीज़ याद रख सकते हैं, CCS से याद रख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है CCS। अब ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है। C से कंक्रीट है ना, तो ये उसी स्टेज की बात कर रहा है। CCS क्या है आपका, तो C स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन पहला हो गया, दूसरा कंजर्वेशन और तीसरा सीरिएशन। क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन थर्ड स्टेज का है। ये 3 इसमें पॉइंट है और ये है भी किसका, थर्ड स्टेज का। क्या कहते हैं ये लोग, कंजर्वेशन मतलब बच्चे के अंदर चीज़ों को कंजर्व करने की क्षमता आ जाती है कि भाई पहले वेट का कॉन्सेप्ट आता है कि पहले कौन सी चीज़ आएगी उसके बारे में। सेकंड है आपका क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि बच्चे को अगर आप अलग अलग चीज़ें देते हैं तो वो उसको अलग अलग शेड्स में पुट ऑन करके रख सकता है। जैसे उसको हमने काफ़ी मिक्सअप मिसलिनियस चीज़ें दे दी एक साथ कि कुछ ट्राइंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, कुछ हैं, तो वो उन सभी को क्या करेगा, उन सभी को एक साथ पुटअप करके रख सकता है। इसकी क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन दैट मीन्स असेंडिंग टू डिसेंडिंग हम जाते हैं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ये सीरिएशन की क्वालिटी इसके अंदर इस स्टेज तक आ जाती है, बट सिस्टमैटिक नहीं होती है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें वो करता है, इलॉजिकल रीजनिंग करता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करता है, लॉजिक की शुरुआत हो चुकी होती है, बट उतना भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हुई होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं लास्ट स्टेज अपनी, जो कि हमारी है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो आपकी लास्ट स्टेज है। तो ये देखिए, ये 11 कहीं 12 साल से ऊपर, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या है भाई, सिस्टमैटिक इन थिंकिंग। जो यहाँ पे लिखा हो ना हाइपोथेटिकली, तो यहाँ पे जो बच्चे की रीजनिंग होती है ना, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की यहाँ पर जो है बात की जाती है। क्लियर? देखिए, हाइपोथेटिकली बच्चा जो है चीज़ों को, अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी वो देख करके उससे अंदाज़ा लगा सकता है, मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस कर सकता है। उसके अंदर यहाँ से डाइवर्जेंट थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से बच्चे की क्रिएटिविटी का जो है, जो सृजनात्मकता होती है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ से जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक, इसका देखिए लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। बच्चा जो है वो बड़ा तो होता है लेकिन ऑब्जर्व करने में अब वो यहाँ पे अपने खुद की बायसनेस को भी इंक्लूड करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्लैरिफाई यहाँ पर इस स्टेज में जो है नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल यूटिलिटी की। देखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आगे अगर आप सीटेट किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हालांकि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, बट बीएड में तो राइटिंग में भी आता है। लेकिन जब आपको उसका शैक्षिक निहितार्थ पता होगा, सिर्फ आगे ज़्यादा नहीं होता, 2 से 3 मिनट आपको लगते हैं पूरी चीज़ों को पढ़ने में। तो जब आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट लाइफ में भी देखने को मिलता है कि आगे जाके जब आप टीचर बनेंगे तो आप किस तरीके से इन थियरीज़ को इम्प्लाई करके एक बेटर जो है टीचर बनेंगे और बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। यही रीज़न है कि आप देखेंगे अगर बीएड के करिकुलम में मैक्सिमम जगह आपको इम्प्लीकेशंस को डाला गया है कि इसको पढ़ने के बाद क्या चीज़ें चेंजेस हम कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बेटर कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए एजुकेशनल यूटिलिटी भी आप देखिए, तो यहाँ पे जो लर्नर है उसको एकदम एक्टिव माना गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि पियाजे ने जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया उन्हें अपने ही बच्चों पर किया था। जी हाँ, अपने ही बच्चों पर इन्होंने ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को किया था और यहाँ पे चाइल्ड को बिल्कुल चाइल्ड को सेंटर्ड में रखा गया है। तो एक्टिव आप कहीं भी पढ़ेंगे बच्चे को, अब हमको क्या रखना है, पूरी तरीके से एक्टिव ही रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एनिमिज्म, इगोसेंट्रिक जैसे जो दोष बताए गए हैं इसको जो है स्पष्टता के साथ नहीं बताया गया है, ये इनका है। ठीक,
तो शिक्षक इसको ध्यान में रख के अपना अध्यापन तैयार करें कि बच्चा जो है अगर उसके अंदर एनिमिज्म का गुण है, इगोसेंट्रिक है, तो उसको टीचर कैसे दूर कर सकता है, कैसे बच्चे के पहले तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को जानना ज़रूरी है कि बच्चा सोचता क्या है इस दुनिया के बारे में। क्लियर। उसके साथ ही कंक्रीट में जो उन्होंने 3 बताया है अपना, कंजर्वेशन, रिलेशन और क्लासिफिकेशन, उससे संबंधित जो समस्याओं का हल बच्चे करते हैं, तो टीचर को भी क्या चाहिए कि उनके साथ साथ वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे, उतने तरीके बताएं कि जिससे कि वो क्या करें, चीज़ों को कर सकें, उनके अंदर इस चीज़ की क्वालिटी का क्या हो, बढ़ावा हो। इसके साथ ही खेल जो प्लेइंग होता है उसको हम सिर्फ मनोरंजन का साधन न माने, बल्कि उसके थ्रू बच्चे की जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है, जो संज्ञानात्मक जो कॉम्पिटेंट है बच्चा, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब ये है कि खेल खेल में ही बच्चे को हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताएं, सिखाएं। क्लियर। इसके साथ ही एक लोगों ने लिखा हुआ है, प्याजे के सिद्धांत की नर्सरी एवं प्राइमरी के अध्यापकों के लिए निम्न योग्यता बताई। कि भाई जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके टीचर्स के लिए जो प्याजे द्वारा दिया गया, जो अभी आपने पूरा इनकी थ्योरी पढ़ा, उनके लिए क्या यूटिलिटी है। तो आइए देखिए, अवकाश के समय जो है कहानियाँ, स्वतंत्र क्रियाएं, कविताएं कराना, कि जब छुट्टी हो तो ऐसी ऐसी चीज़ें करानी चाहिए। खिलौने और खेल का मैदान, शब्दावली विकसित करना कि बच्चे उससे बात करें। कल्पनाशील खेलों का निर्माण करना कि अपने से सोचो कि तुम अपने से कोई सी खेल का निर्माण करो जिसको खेला जाएगा। ठीक। और मैच्योर बच्चों को अधिक संरचनात्मक खेल, परंतु हो सकता है कुछ बच्चे तेज होंगे, कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर होंगे, तो जो आसानी से कर ले रहे हैं उनको थोड़ा अधिक संरचनात्मक कार्यों को ध्यान देना। मिला जुला के बात यह है कि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान देते हुए हम किस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हर बच्चे के ऊपर हमको प्रॉपर तरीके से क्या देना है, ध्यान देना है, उनके ऊपर चीज़ों को करना है। तो अगर आपका कोई कमेंट रह गया हो, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं। और अगर पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नीचे रेड कलर से जो है सब्सक्राइब लिखा होगा और बेल आइकन होगा। ऐसी भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियोस को पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।